चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक नहीं, 2 जाएंगे। दूसरा, चुनाव के 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी। विरोधी चुनाव से पहले यही कैसेट बजा रहे थे, लेकिन चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए, योगी को कोई टिका नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। लेकिन क्या कोई है जो विरोधियों के स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है? क्या कोई है जो योगी के खिलाफ बिसात बिछा रहा है, लखनऊ से दिल्ली तक माहौल बना रहा है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना। लखनऊ से दिल्ली तक मीटिंग चल रही है। यही वजह है विरोधी योगी के खिलाफ हवा बना रहे हैं। अब सोचिए जरा, इस बीच ये सारा मीटिंग चल रहा है। मीटिंग के बीच विरोधी केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने देख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला किया। अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर हमला कर रहे हैं। क्या हो रहा है आइए आपको बताऊं। दरअसल ये बेवजह नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव कि यूपी में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है? अखिलेश ने कहा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अखिलेश ने बीजेपी के हालात पर तंज कसा है। बीजेपी कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में है। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति जो बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। कुर्सी की लड़ाई से जनता परेशान है। योगी ने खुद माना दलाली हो रही है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी में घबराहट है। अब जवाब दिया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा, केशव प्रसाद मौर्य ने हमला किया, यूपी और केंद्र दोनों जगह मजबूत सरकार है। समाजवादी पार्टी का पीडीए एक धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी अब असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। इसके बाद अखिलेश ने एक और पोस्ट किया। दिन पर दिन कमजोर होती बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी खेमों में बंट गई है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। जो उछल कूद कर रहे हैं वो बिठा दिए जाएंगे। कोई कह रहा है संगठन सरकार से बड़ा है। इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, आप सांसद संजय सिंह ने भी चुटकी ली। ये जो कुछ चल रहा है, चुनाव से पहले केजरीवाल के बयान को दोहराया। केजरीवाल ने कहा था चुनाव के 2 महीने बाद योगी जी हटाए जाएंगे। इस बात का खंडन ना तो मोदी जी ने, ना अमित शाह ने और ना ही पार्टी ने किया। अब योगी आदित्यनाथ को हटाने की योजना पर काम तेज हो गया है। अगर यह सच नहीं तो मोदी जी इस बात का खंडन करें। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। विरोधी अब यूपी में जो कुछ चल रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना। ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। दर्द के वो हमदर्द बन रहे हैं। आजकल ये कहानी पूरे दिल्ली से लेके लखनऊ तक चल रही है। लेकिन जो ये कोशिशें कर रहे हैं, मुझे तो साफ तौर पे मैं कह दूं कि ये जो हमदर्द का एक कोना तलाश रहे हैं ना, उससे बड़ा कोना उधर है। ये मिली जुली नूरा कुश्ती है या फिर जानबूझकर किया गया प्रयास है। पर यह सही है कि भाजपा की नाव डूबना शुरू हो गई है
उसका जहाज डूब रहा है, तो उस पर बहुत से लोग कूद कर निकलने की कोशिश करेंगे। पर है सरकार अपनी जगह पर है, संगठन अपना काम करती है और कार्यकर्ता का सम्मान संगठन भी करता है और सरकार भी करती है। और चूंकि सरकार भी हमारी है तो इसलिए हम एक दूसरे के पूरक। अब देखिए जरा, ये हल्ला हंगामा तो हो रहा था, वो आप समझ गए, लेकिन हो क्या रहा था? केशव प्रसाद मौर्य आखिर योगी के डिप्टी उनकी मीटिंग में क्यों नहीं पहुंच रहे? योगी के डिप्टी वहां नहीं गए तो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दोनों की वजह क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में बैठक बुलाई थी। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। योगी ने प्रभारी मंत्रियों को ही बुलाया था, यानी जिन्हें प्रभार दिया गया। एक सीट की जिम्मेदारी 3 लोगों को दी गई। दोनों डिप्टी सीएम को किसी सीट की जिम्मेदारी नहीं दी गई, यानी न केशव प्रसाद मौर्य न ब्रजेश पाठक, दोनों डिप्टी सीएम, इसलिए दोनों नहीं पहुंचे। इसके साथ ही योगी अपनी कैबिनेट में फेरबदल भी करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी ने नड्डा और शाह को नाम भेज दिए हैं। पीएम मोदी से चर्चा के बाद ही नामों को हरी झंडी मिलेगी। अब देखिए, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में थे, नड्डा से मिलेकर। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली बुलाए गए। दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई उनकी। नड्डा ने संगठन सरकार में तालमेल बिठाने की सलाह दी, बयानबाजी ना करने की हिदायत भी दी है। इसके बाद भी केशव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, संगठन को सरकार से फिर बड़ा बताया है। केशव लगातार संगठन को लेकर बयान दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी जो इस वक्त अध्यक्ष हैं, आज पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और खबर है कि भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। भूपेंद्र चौधरी को अभी 2 महीने तक पद पे बने रहने को कहा गया है, क्योंकि 2 महीने में उपचुनाव होने 10 सीटों पर यूपी की। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 2017 में केशव प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की थी यूपी में। तब बीजेपी ने 403 में से 325 सीट जीतकर इतिहास रच दिया था। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित और योगी के मंत्री संजय निषाद। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत तरह के भूचाल और हलचल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की अनुशासित पार्टी है, उसमें कोई बड़ा लीडर उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में संगठन और सरकार के बैलेंस के बारे में कुछ बोले तो ऐसा इतना आप उसको इनोसेंटली मत लीजिए कि केवल राज्य सरकार के बारे में है। जब हार होने लगती है तो इन बहानों से आप या तो नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश करते हैं या बड़े लीडरशिप को एक आईना दिखाते हैं कि आप में क्या गलती है। आज तो जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव में, जो हम लोग नीचे ग्राउंड पे उनकी बैठक थी और वो तो विषय है कि जिनको जिम्मेदारी दी थी उनसे फीडबैक लेना था। उसकी कोई नाराजगी की बात नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सब मिलकर चला। झूठा सामने लोग बाहर, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, वो खाली बस ऐसे ही एक सगुफा छोड़ता है कि ये चल रहा वो चल रहा। अब देखिए जरा विरोधी क्या कह रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि आखिर योगी बैकफुट पर हैं क्या। विरोधी कह रहे हैं कि अकबर नगर के बाद अबरार नगर, पंत नगर, खुर्रम नगर में बुलडोजर चलना था। 2000 घरों पर बुलडोजर चलना था। योगी आदित्यनाथ ने आखिर बुलडोजर पर ब्रेक क्यों लगा दिया? योगी तो कभी ब्रेक नहीं लगाते। अगली तस्वीर देखिए। टीचर्स जो थे उनकी अटेंडेंस डिजिटल की जा रही थी और इस पर टीचर्स ने विरोध किया। योगी ने डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी 2 महीने के लिए। विरोधी कह रहे हैं योगी ने फैसला क्यों वापस लिया। अगली तस्वीर देखिए। बिजली मीटर की चेकिंग को लेकर, चेकिंग के अलावा बकाये को लेकर लोगों को परेशान किया जाता था। योगी ने हिदायत दी है अब यह काम बंद हो। विरोधी अब सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए अखिलेश यादव को, अजय राय को और निषाद क्या कह रहे हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो। लखनऊ में
और सरकार में ये कमज़ोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये रहीम नगर, अबरार नगर, ये जितने भी स्टे हुए हैं रोका इन्होंने, ये केवल उपचुनाव के डर के मारे रोका है। अध्यापकों को जो इनका जो डिजिटल अटेंडेंस था उसको रोका है, स्थगित किया है। सोचिए, स्थगित, अरे निरस्त करिए ना, आप इन चीज़ों को निरस्त करिए। स्थगित क्यों कर रहे हैं? स्थगित में मतलब लगता है दाल में काला है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट, परेशान है जनता। अब इनको पेपर लीक वाली सरकार और बुलडोजर वाली सरकार, केवल गिराने डिस्ट्रक्टिव वाली सरकार इनको मान चुकी है। हमने तो अपनी जनता की बात को कहा था, जब ये बुढ़िया ही खड़ी है, आई हुई है, जिसका घर गिराया था, तो कुछ अधिकारी तो बदमाश ही हैं, तो जिनको आखिर नहीं होते तो ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों की जाती इनको? ये हटाने का आखिर मंशा के अनुरूप काम ही करते तो काहे सजा दी जाती? तो ऐसे कुछ है, लेकिन ज्यादातर अधिकारी अच्छे हैं, जिससे सर्वोत्तम प्रदेश उत्तम प्रदेश बना। अब समझिए, विरोधी कह रहे हैं उपचुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव है। लोकसभा के नतीजों में बीजेपी बेशक पीछे रही, 10 उपचुनाव जिन सीटों पर हैं वो योगी के लिए 27 से पहले एक बड़ी लड़ाई है। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने, अभी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वो सीटें देखिए जरा किसके पास है। करहल की सीट अभी सपा के पास, कटेरी सपा के पास, सीसामऊ सपा के पास, मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी और कुंदरकी सपा के पास। इन पर उपचुनाव होंगे। 5 सीट ये है बाकी की। फूलपुर बीजेपी के पास, खैर बीजेपी के पास, गाजियाबाद सदर बीजेपी के पास, मीरापुर आरएलडी के पास और मंजुआ निषाद पार्टी के पास। यानी 10 सीटों में से 5 अभी सपा के पास हैं, 3 बीजेपी के पास हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है। योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव जीतने के लिए स्पेशल 30 बनाया है। 30 लोगों की टीम जो योगी को ये उपचुनाव जितवाएगी। देखिए जरा कौन है 30 लोग। योगी की टीम, लोकसभा में हार के बाद उपचुनाव पर योगी का फोकस है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर योगी एक्टिव हो गए। राहुल अखिलेश से हार का बदला लेने का प्लान तैयार है। इसके लिए योगी ने स्पेशल 30 की एक टीम बनाई और टीम बुलाई। हर विधानसभा के लिए 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, यानी एक विधानसभा पर 3 लोग, तो 10 सीटों के लिए 30 लोग। सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की है। हफ्ते में 2 दिन तक मंत्रियों को रात में वहीं रुकना होगा। चुनावी तैयारी की समीक्षा की और क्षेत्र का माहौल जाना है। हर एक ग्रुप को कार्यकर्ता के साथ बात करने के निर्देश दिए। बूथ मजबूत करने पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन हुआ है। ईमानदार और जीतने वाले उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है। सिफारिश वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने का फैसला लिया गया है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातीय समीकरण पर चर्चा हुई और बड़ी चीज, मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने पर बात हुई है। विपक्ष से कौन उम्मीदवार हो सकता है, इस पर भी नजर है।